हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ हाइपोथर्मिया इज इफेक्टिव इन कैंसर। इससे पहले की वीडियो में हमने ये बताया था कि व्हाट इज हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया है क्या? हाइपोथर्मिया मैं अभी आपको ब्रीफ में बता रही हूँ कि हाइपोथर्मिया इज टू रेज द हीट इन पर्टिकुलर ट्यूमर टिश्यू। दिस इज द हाइपोथर्मिया। तो ये जो मैं वीडियो है इसका लिंक आपको इस वीडियो में नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप इसको पहले देखेंगे फिर इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पर लिटिल बिट ब्रीफ मैं आपको इस वीडियो में भी करने जा रही हूँ। तो हाइपोथर्मिया, हाउ इज हाइपोथर्मिया इज इफेक्टिव इन कैंसर? देयर इज अ डिफरेंट मेथड्स ऑफ हाइपोथर्मिया: local hypothermia, regional hypothermia, and the whole body hypothermia. Local hypothermia means when heat is supplied to a small area, like just like a tumor. उसमें हम वेरियस टेक्निक यूज करते हैं लाइक माइक्रोवेव, रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड अल्ट्रासाउंड। इसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ द ट्यूमर। जितना डेप्थ ट्यूमर का होगा उसके अकॉर्डिंग हम हाइपोथर्मिया की फ्रिक्वेंसी या एनर्जी यूज करते हैं। और उसी से ही हम ये देखते हैं कि हमें एक्सटर्नल अप्रोच करनी है या इंट्रालुमिनल अप्रोच करनी है, इंटरस्टिशियल अप्रोच करनी है। जो एक्सटर्नल अप्रोच हम करते हैं वो जस्ट बिलो द स्किन जो ट्यूमर होते हैं उनके लिए करते हैं। इंट्राल्यूमिनल और एंडोकैविटरी मेथड हम यूज करते हैं इसोफेगस और रेक्टम के लिए। एंड इंटरस्टिशियल टेक्निक वी हैव टू यूज द ट्यूमर just deep within the body, just like brain tumors. So regional hypothermia, in regional hypothermia, already we spoke about that microwave, radio frequency and the ultrasound. ये तीनों ही चीजें जो हम लोकल हाइपोथर्मिया के लिए यूज करते हैं वो रीजनल हाइपोथर्मिया के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ, बस फर्क ये होता है, इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो लोकल हाइपोथर्मिया हम यूज करते हैं वो ओनली फॉर द ट्यूमर टिश्यू के लिए यूज करते हैं, बट इन रीजनल हाइपोथर्मिया वी यूज द हीट फॉर द दैट organs which is under the in the inside the body cavity, like cervical cancer, ब्लैडर कैंसर। तो जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उसके लिए हम रीजनल हाइपोथर्मिया यूज करते हैं। एंड होल बॉडी हाइपोथर्मिया इज यूज्ड टू ट्रीट मेटास्टैटिक कैंसर। मेटास्टैटिक कैंसर मींस जो स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, जो पूरी बॉडी में फैल चुके हैं। इसके लिए हम सेवरल टेक्निक्स यूज करते हैं टू रेज द बॉडी टेम्परेचर। एंड बॉडी टेम्परेचर जो हम मेंटेन करते हैं दैट इज 107 टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड इसके लिए हम जनरली जो यूज करते हैं थर्मल चैम्बर्स यूज करते हैं सिमिलर टू लार्ज इंक्यूबेटर्स, और हॉट वाटर ब्लैंकेट्स यूज कर सकते हैं। अब हम इस पॉइंट पर आएंगे कि हमने ये हमारा जो वीडियो है वो इस पर है कि हाउ द हाइपोथर्मिया इज इफेक्टिव इन द कैंसर ट्रीटमेंट। तो तीन मेन पॉइंट होते हैं जिसमें इफेक्टिवनेस ऑफ हाइपोथर्मिया डिपेंड करता है। फर्स्ट, टेम्परेचर विच वी हैव टू अचीव ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। सेकेंड, लेंथ ऑफ द ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट टाइम कितना रहा, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स और 1 आवर। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेल एंड द टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि किस पार्ट, बॉडी की किस पार्ट के किस ट्यूमर की वैरायटी क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी क्या है, रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर है कि बहुत स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है, इस पर डिपेंड करता है हाइपोथर्मिया की इफेक्टिवनेस। सो नाउ वी हैव टू कम ऑन द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ हाइपोथर्मिया। बायोलॉजिकल बेसिस, आप सोचिए बायोलॉजिकल बेसिस क्या होता है। बायोलॉजिकल बेसिस का मतलब कि जब हम कोई भी मोडालिटी यूज कर रहे हैं तो बॉडी के एक पर्टिकुलर सेल पर कैसे एक्ट करती है और कैसे उसकी इफेक्टिवनेस को, ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को बढ़ाती है, उसको हम बायोलॉजिकल बेसिस कहते हैं। तो जैसा कि मोस्ट ऑफ द साइंस स्टूडेंट जानते हैं कि जो कोई भी बॉडी में जो भी सेल होता है उसके 4 फेजेस होते हैं, G1, G2, M फेज एंड S फेज। तो मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो होते हैं बाकी के 3 फेजेस में बहुत ही इफेक्टिव होते हैं, पर जो भी सेल उस पर्टिकुलर टाइम पर, उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट टाइम पर S फेज में होते हैं, उस समय रेडिएशन या कीमोथेरेपी उतनी इफेक्टिव नहीं होती है, बट वो हाइपोथर्मिया के लिए बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इसीलिए जब हम रेडिएशन के साथ हाइपोथर्मिया ऐड करते हैं तो उस समय जो सेल एस फेज में होते हैं वो भी सेंसिटिव हो जाते हैं। तो जो भी हम रेडिएशन या कीमो, जो मेन मोडालिटी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो 70 to 80% इफेक्टिव था विदाउट हाइपोथर्मिया, नाउ इट इज इफेक्टिव अप टू 100% विद हाइपोथर्मिया। ओके, एंड नाउ सेल इन एसिडिक पीएच आर सेंसिटिव। जैसे कि हम सब जानते हैं जो एसिडिक पीएच में जो भी सेल्स होते हैं वो जनरली सेंसिटिव नहीं होते, बट विद हाइपोथर्मिया इट बिकम सेंसिटिव। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये होती है कि टारगेट्स ऑफ हाइपोथर्मिया आर डिफरेंट फॉर देन दैट ऑफ रेडियोथेरेपी, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिस्पॉन्स तो वो इंक्रीज कर जाता है हाइपोथर्मिया ऐड करने पर, बट साइड इफेक्ट इंक्रीज नहीं करते रेडिएशन के ना कीमो के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इन कैंसर ट्रीटमेंट। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब हम रेडिएशन के साथ कीमो ऐड करते हैं तो हमारे रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से या तो हमें कीमो होल्ड करनी पड़ती है या रेडिएशन होल्ड करना पड़ता है।
पर हाइपोथर्मिया के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए हाइपोथर्मिया इज वेरी इफेक्टिव इन advanced stage of tumors, especially in head and neck cancer treatment. And fourth is the most important, it is improve perfusion at low temperature. इसका जो मेन बायोलॉजिकल बेसिस है वो ये है कि जहां पर भी लो ऑक्सीजनेशन होता है या लो ब्लड सर्कुलेशन होता है या ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से कीमोथेरेपी इफेक्टिव नहीं होती है, वहां पर ये परफ्यूजन बढ़ा देता है और उसकी वजह से जो है हाइपोथर्मिया ऐड करने से कीमो का रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। तो जो मैंने आपको पहले 3 पॉइंट बताए थे, उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्स हाइपोथर्मिया के रिस्पॉन्स को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट टेम्परेचर, जैसा कि मैंने आपको बताया 41 टू 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज इज द बेसिक टेम्परेचर रेंज, जो कि बहुत ही ऑप्टिमम रेंज होती है। अगर हम 41 टू 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज को मेंटेन कर पाते हैं 45 मिनट्स, 30 टू 45 मिनट्स, तो ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। सेकेंड इज ड्यूरेशन ऑफ हीटिंग। ड्यूरेशन ऑफ हीटिंग मीन्स यानी 30 टू 45 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स अगर हम हीट को मेंटेन कर पाते हैं तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। थर्ड इज रेट ऑफ हीटिंग। फोर्थ इज टेम्परल फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो भी हम टेम्परेचर दे रहे हैं उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आने चाहिए, वो एक मेंटेन करना चाहिए पर्टिकुलर टाइम के लिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो भी हम टेम्परेचर दे रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस होती है जिसमें हम देख सकते हैं, ग्राफ देख सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत ही होमोजिनस है या नहीं। क्योंकि किसी भी ट्यूमर में अगर बहुत होमोजिनस डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है टेम्परेचर को लेकर, इसका मतलब ये है कि ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है। क्योंकि होमोजिनस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि सब जगह एक जैसी हीट पहुंच रही है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे पीएच, न्यूट्रिएंट लेवल क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी के साथ हम कंबाइन कर रहे हैं, तो किस ट्यूमर में किसके साथ कंबाइन करनी चाहिए, इसके लिए बहुत ही स्किल की जरूरत है, बहुत ही इंटीग्रेटेड स्किल की जरूरत है। पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, रिकरेंस ऑफ ट्यूमर है कि प्राइमरी ट्यूमर है या मेटास्टैटिक ट्यूमर है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ हाइपोथर्मिया। एंड इंट्रिंसिक सेंसिटिविटी। इंट्रिंसिक सेंसिटिविटी इसलिए मैं बोलूंगी कि वही ट्रीटमेंट एक इंडिविजुअल पर्सन में बहुत इफेक्टिव होता है पर दूसरे में नहीं इफेक्टिव होता, सेम स्टेज ऑफ ट्यूमर पर सेम ट्रीटमेंट, सेम होने के बावजूद भी। इसलिए जो आपका विल पावर है, आपकी न्यूट्रिशनल लेवल है, आपका लाइफ स्टाइल है, वो सब इफेक्ट करता है किसी भी ट्रीटमेंट पर। अब हम इस पर आएंगे कि सीक्वेंस ऑफ हाइपोथर्मिया क्या होना चाहिए। क्या हमें रेडिएशन के बाद हाइपोथर्मिया लेना चाहिए या हाइपोथर्मिया के पहले रेडिएशन लेना चाहिए या साथ ही साथ दोनों लेने चाहिए। तो इसका बहुत सारी ट्रायल्स हुई है, इसमें बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप चाहे रेडिएशन लेने से पहले हाइपोथर्मिया ले लीजिए या रेडिएशन के बाद हाइपोथर्मिया लीजिए, देयर इज नो इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा इफेक्ट होता है या इसमें कम इफेक्ट होता है। जनरली हाइपोथर्मिया जो है वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक ही लिया जाता है, जैसे कीमो वंस अ वीक ली जाती है रेडिएशन के दौरान। नाउ द टर्म इज प्री कूलिंग। प्री कूलिंग में आपको समझाना चाहूंगी प्री कूलिंग क्या होती है। प्री कूलिंग करना इसलिए जरूरी होता है हाइपोथर्मिया के समय, क्योंकि प्री कूलिंग क्या करती है कि फैट को, जो स्किन और ट्यूमर के बीच में फैट होता है, उसको स्पेयर कर देती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है उसका पेनिट्रेशन बढ़ जाता है, इंक्रीज पेनिट्रेशन होता है, यानी कि हम डीप ट्यूमर्स को भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं टेम्परेचर। नाउ द वर्ड इज कमिंग थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री क्या है? थर्मोमेट्री इज अ प्रोसेस जिसमें हम इंट्रा ट्यूमरल टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि हम ये कैसे जानेंगे कि ट्यूमर में टेम्परेचर कितना हो रहा है, क्या वो जितना हमें अचीव करना चाहिए 43 डिग्री सेल्सियस वो उतना अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, या कितने टाइम तक हो रहा है। तो उसके लिए मैं बहुत छोटे में बताना चाहूंगी, एकदम ब्रीफ में आपको बताना चाहूंगी। कोई एक एंजियोकैप होता है जिसको ट्यूमर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंसर्ट कर देते हैं, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ जो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लो होता है, और उसमें हम एक थर्मोकपल डिवाइस लगाते हैं उस एंजियोकैप में, जिससे हमारा जो है पूरा रिकॉर्ड होता है। लोएस्ट थर्मल डोज भी रिकॉर्ड होती है और मैक्सिमम थर्मल डोज भी रिकॉर्ड होती है। और जो थर्मल डोज होती है वो होती है लोएस्ट टाइम। तो टाइम के साथ साथ टेम्परेचर कैसे आ रहा है उसके लिए एक ग्राफ होता है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ थर्मोमेट्री, जो कि हम हर पेशेंट में जब भी हम हाइपोथर्मिया देते हैं तो लेते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। और इस पेशेंट में स्पेशली आप देखते हैं कि 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस ये मेंटेन किया, और कितने टाइम तक मेंटेन किया, अप्रोक्सीमेटली ये 44-45 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, इट्स अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स तक ये मेंटेन किया है। इसका मतलब ये है कि हमें जो अचीव करना था, यानी 41 टू 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वो भी हमने अचीव किया इस पेशेंट में, और हमने जो टाइम हमें चाहिए था 30 टू 45 मिनट्स, वो भी हमने अचीव किया। तो इसमें इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी हाइपोथर्मिया की, रिस्पॉन्स भी अच्छा होगा।
अब हम ये जानेंगे कि अगर हम सिर्फ हाइपोथर्मिया देते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, और अगर उसको हम रेडिएशन के साथ देते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी किस किस टेम्परेचर पर हाइपोथर्मिया कैसे कैसे बॉडी में वर्क करता है। जो नॉर्मल 36 टू 38 डिग्री सेल्सियस होता है दैट इज नॉर्मोथर्मिया। 40 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या करना शुरू करता है कि परफ्यूजन इंक्रीज करना शुरू करता है। एंड 41 टू 40 डिग्री सेल्सियस पर साइटोटॉक्सिसिटी यानी कि सेल किलिंग बढ़नी शुरू हो जाती है। और 43 डिग्री सेल्सियस पर जो ब्लड सर्कुलेशन, जो वेस्कुलर ट्यूमर्स होते हैं, उनमें भी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है। इवन उन ट्यूमर्स में जहां पर की पुअरली परफ्यूज टिश्यू है, जहां पर लो ऑक्सीजनेशन है, नेक्रोटिक एरिया है, वहां पर भी डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूमर स्टार्ट होता है। एंड 43 टू 40 डिग्री सेल्सियस में हाईली परफ्यूज टिश्यू में भी वेस्कुलर डिस्ट्रक्शन होता है। तो जनरली हम 43 टू 44 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं, पर इसको जब हम रेडिएशन के साथ कंबाइन कर लेते हैं तो आप ये देखेंगे कि 40 टू 43 डिग्री सेल्सियस में ये जब सर्कुलेशन को इंक्रीज करना शुरू करता है, वेस्कुलर परफ्यूजन इंक्रीज करना शुरू करता है, तो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन सप्लाई उन एरिया में इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है जो रेडियो रेजिस्टेंट एरिया होते हैं, जहां पर हाइपोक्सिया होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेडिएशन का इफेक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है एंड इट एक्ट एज अ थर्मल रेडियो सेंसिटाइजर। एंड 44 डिग्री सेल्सियस पर थर्मल साइटोटॉक्सिसिटी इंक्रीज कर जाती है। एंड दिस इज माय लास्ट स्लाइड। एंड इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने एक स्टडी, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी की थी, दैट इज रोल ऑफ हाइपोथर्मिया विद कीमो रेडिएशन इन एडवांस्ड हेड एंड नेक कैंसर। और ये 2010 के इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हाइपोथर्मिया में पब्लिश हुई थी ये स्टडी। एंड दिस स्टडी शोज, मैंने इसमें ये जानने की कोशिश की थी कि हाउ वी कैन इवेलुएट द फिजिबिलिटी एंड एफिकेसी ऑफ हाइपोथर्मिया विद कीमो रेडिएशन इन एडवांस हेड एंड नेक कैंसर। यानी कि जो बहुत ही स्टेज 3 स्टेज 4 हेड एंड नेक कैंसर है, उसमें क्या एफिकेसी है हाइपोथर्मिया की कीमो रेडिएशन के साथ, और क्या फिजिबिलिटी है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब एडवांस हेड एंड नेक कैंसर होता है तो हम कीमो रेडिएशन देते हैं, यानी रेडिएशन के साथ एक लो डोज में भी कीमो देते हैं। तो उसको स्टडी को करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई भी एडवांस स्टेज हेड एंड नेक कैंसर है तो उसमें वी रिक्वायर द स्किल्ड इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल मोडालिटीज लाइक सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी एंड हाइपोथर्मिया। हमको ये बहुत ही जरूरी है ये सोचना कि इसमें कौन सी मोडालिटी ज्यादा इफेक्टिव रहेगी और कौन सी हमें पहले करनी चाहिए, कौन सी बाद में करनी चाहिए। तो मेरी स्टडी का जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि कीमो रेडिएशन कैन बेनिफिट विद एडिशन ऑफ प्रूवन मोडालिटी लाइक हाइपोथर्मिया। अगर आप कीमो रेडिएशन किसी कैंसर पेशेंट में दे रहे हैं एडवांस स्टेज, स्पेशली एडवांस स्टेज ट्यूमर जहाँ पर 6 से 8 सेंटीमीटर का ट्यूमर है या नोड बहुत बड़ा है, तो वहां पर अगर आप हाइपोथर्मिया ऐड करते हैं तो इट डज इवन वो सर्वाइवल ही इंक्रीज नहीं करता, यानी सर्वाइवल मीन्स कि ओवरऑल लाइफ ही इंक्रीज नहीं करता है, बल्कि वो डिजीज फ्री सर्वाइवल भी बढ़ाता है। डिजीज फ्री सर्वाइवल का मतलब है कि आप, ये तो हो सकता है कि ट्रीटमेंट होने के बाद आप 10 साल जिंदा रहें, पर ये भी हो सकता है कि वो 10 साल आप थोड़ा बहुत डिजीज बची रहे उसके साथ जिंदा रहें, पर ये डिजीज फ्री सर्वाइवल भी बढ़ाता है। यानी कि एक बार बीमारी खत्म होने के बाद बीमारी के वापस आने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। एंड डेफिनेटली जब ऐसा होगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होगी। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि तीनों चीजें इंक्रीज होती है, इंक्रीजिंग सर्वाइवल, डिजीज फ्री सर्वाइवल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ विदाउट इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टारगेट इसके अलग अलग होते हैं। तो जैसे कि हम कीमो ऐड करते हैं रेडिएशन के साथ तो साइड इफेक्ट बढ़ जाते हैं, पर जब हम हाइपोथर्मिया ऐड करते हैं इवन विद द कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन आल्सो साइड इफेक्ट हाइपोथर्मिया की वजह से नहीं बढ़ता कभी भी। ये इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, बहुत ही। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूंगी कि मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एम्स हैं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सबको हाइपोथर्मिया ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, यूनिट्स लगवानी चाहिए, और हमको इसके बारे में और जानना चाहिए, क्योंकि आई थिंक ये हमारे देश की बहुत ही पुरानी मोडालिटी है। अगर हम इस पे थोड़ा सा और वर्कआउट करेंगे तो आई थिंक कि पेशेंट्स को बहुत ज्यादा हम बेनिफिट दे सकते हैं इवन इन एडवांस स्टेज ट्यूमर। स्टेज 1 स्टेज 2 ट्यूमर में तो सभी लोग ठीक हो जाते हैं, बट स्टेज 3 स्टेज 2 ट्यूमर जहां पर की कंप्लीट रिस्पॉन्स मिलना मुश्किल होता है, आई थिंक हाइपोथर्मिया इज द वन ऑफ द मोडालिटी which can increase the survival, overall survival, disease free survival and quality of life also. Thank you.